सर हमको इसकी बुक्स वगैरह कैसे मिलेगी? हेलो। आपको आपको उस दिन प्रमाण शास्त्र बताया था ना, वो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। बाकी जो जो विषय हम पढ़ते जाएंगे हाँ। उसका मटेरियल मैं आपको देता जाऊंगा। ओके सर। नहीं तो सर, चलिए, प्रमाण शास्त्र का मतलब उसका कोई एड्रेस वगैरह? ये वेबसाइट है ना एग्जॉटिक इंडिया। ओके सर। चलिए, आज अपन मंगलाचरण के रूप में हरिभद्र सूरी का लोक तत्व निर्णय में एक बहुत ही अच्छी बात जो कही गई है परीक्षा के संदर्भ में, उसको पढ़ते हुए अपन शुरू करेंगे न्याय को, ठीक है। और आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि हमारे आचार्य कैसे थे। आइए मंगलाचरण करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणम् नमो सितारं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोके सवसानम्। ये छंद जो आपको सामने दिखाई दे रहा है उसको पढ़ेंगे। पक्ष मैं बोलता हूँ, फिर आप लोग रिपीट करना, ठीक है। पक्षपातो न बोलिए। पक्षपातो न मे वीर न पक्षपातो द्वेष न मे वीरे। कपिलादिषु इंदु जी आराम से। कपिलादिषु। न द्वेष कपिलादिषु न द्वेष पक्षपातिषु युक्तिमद्वचनं यस्य युक्ति मत युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्या परिग्रहः। तस्य कार्यः परिग्रहः। आई क्या कहना चाहते हैं? हरिभद्र सूरी ये कहते हैं, और ये मात्र सिर्फ हरिभद्र सूरी नहीं कह रहे हैं, वे सभी जैन आचार्यों को रिप्रेजेंट करते हुए कह रहे हैं। पक्षपातो न मे वीरे, मुझे वीर से कोई पक्षपात नहीं है। वीर कौन है? 24वें तीर्थंकर महावीर जिन्हें हम कहते हैं। तो मुझे कोई ऐसा नहीं है कि महावीर से कोई पक्षपात हो, है ना। मैं बायस्ड हूँ, रिसर्च पढ़ रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि मैं कोई महावीर का फैन हूँ, है ना, या मैं उनसे कोई पक्षपात रखता हूँ। वो जो बोले तो सब सही, वो जो करें तो सब सही। ऐसा नहीं, मुझे कोई ऐसा पक्षपात नहीं है। न द्वेषः कपिलादिषु, और ना ही मुझे कपिल आदि से कोई द्वेष है। कौन है कपिल? वर्ल्ड कप जिताने वाले कौन कपिल थे? किस कपिल की बात की जा रही है? बताइए। कशाय नहीं, नहीं। कपिल मुनि थे मुनि जिनका थे। की एक अलग उन्होंने ये चलाया था, जिनका हाँ अलग हाँ न्याय। हाँ, इंदु जी ने कहा कि भारतीय दर्शनों में एक कपिल नामक ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, जो सांख्य मत के प्रवर्तक हैं। आप लोग इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी वगैरह पढ़ेंगे ना, तो डिटेल में उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कपिल, अब तो हम जब न्याय की बात करते हैं तो न्याय ग्रंथों में वो सब खंडन मंडन चलता है, दूसरी फिलोसफीज का ये सब बहुत होता है, ठीक है। तो शुरुआत में ही हरिभद्र कह रहे हैं, देखो भैया मैं अपना पहले ही क्लियर कर दूं, ना मुझे आपसे राग है और ना मुझे आपसे द्वेष है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एडोर करता हूँ, एडमायर करता हूँ, है ना, बायस्ड होऊंगा आपको लेकर के, और ना मैं आपसे कोई द्वेष करता हूँ। न्याय तो वही कहलाता है ना, जैसे अपन भारतीय न्याय भी कहते हैं, जैसे जस्टिस कहा जाता है। एक जस्टिस भी वही होता है ना, जो जज बैठा हुआ है, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, किसी भी कोर्ट का हो। जस्टिस तो वही कहलाएगा ना जब उसको किसी से राग द्वेष नहीं हो। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अगर उसको किसी से राग द्वेष होगा तो वो न्याय नहीं कर पाएगा।
है ना, हम ये समझते हैं। तो ऐसे ही वो हरिभद्र सूर्य आचार्य कहते हैं, मैं ना ही महावीर से राग करता हूँ और ना ही मैं कपिल से द्वेष करता हूँ। तो फिर भैया फिर क्या करोगे? युक्ति मद वचनम यस्य, जिसके वचन युक्ति संगत होंगे, जिसके शब्द, जिसके कथन, जिसकी बातें लॉजिकल होंगी, ठीक है, और सिद्ध होंगी, तस्य कार्य परिग्रह, मैं उसी को ही ग्रहण करूंगा, मैं उसी को ही एक्सेप्ट करूंगा। कितना सुंदर, ये मुझे मेरा फेवरेट छंदों में से एक छंद है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर किया। आप देखो हमारे जैन आचार्य कितने बोल्ड थे, साफ साफ कह रहे हैं कि ना मुझे महावीर से राग है, ना मुझे कपिल से द्वेष है, जिसके वचन युक्ति संगत होंगे मैं उसी को ही एक्सेप्ट करूंगा, उसी को ही ग्रहण करूंगा। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे छंद आपको देखने को मिलेंगे हमारे जैन आचार्यों के, है ना, न्याय आचार्यों के, जो इस तरीके की बातों को कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें एक अच्छा दार्शनिक बनाएगा, और यही एटीट्यूड हमारे को एक रिसर्च में भी मदद करेगा, जब हम किसी भी चीज से पक्षपात नहीं रखेंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम न्याय शास्त्र के अध्ययन की जीवन में उपयोगिता क्या है, न्याय शास्त्र को पढ़ना क्यों जरूरी है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर अपन न्याय वगैरह की बात भी करेंगे और सारी चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये जैन न्याय प्रदीपिका नामक एक पुस्तक है, जो कि प्रोफेसर वीर सागर जी के द्वारा लिखी गई है। और उसमें उन्होंने न्याय शास्त्र के अध्ययन की जीवन में उपयोगिता, ये बहुत अच्छा एक लेख लिखा है, और इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हम जो प्रमाण की चर्चा पढ़ने वाले हैं, न्याय को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। न्याय एक ब्रॉडर कैटेगरी है। ठीक है। और जिसमें न्याय किसे कहते हैं, आइए वो समझ लेते हैं। न्याय का मतलब होता है प्रमाण न्यायात्मको न्याय, जिसमें प्रमाण और नय शामिल हैं उसे न्याय कहा जाता है। जो प्रमाण और नय से वस्तु को देखता है, वस्तु की जानकारी करता है, वस्तु का ज्ञान करता है, वह न्याय कहलाता है। ठीक है। तो ये जस्टिस वाला न्याय नहीं है। ठीक है। इसको जस्टिस नहीं कहेंगे, ये लॉजिक वाला न्याय। ठीक है। और जो ये जो न्याय है, ये प्रमाण और नय से मिलकर के बनता है। ठीक है। तो उस न्याय और माने उस प्रमाण की, प्रमाण शास्त्र की, प्रमाण मीमांसा की, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसकी क्या जरूरत है, आइए इसको समझते हैं। अनेक लोग पूछते हैं कि न्याय शास्त्र के अध्ययन की हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है। वह केवल दार्शनिक तत्व चर्चा के लिए ही होता है, या उसका हमारे लौकिक जीवन में भी कोई लाभ होता है। अतः इस विषय को संक्षेप में लिखने का प्रयास करता हूँ। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि बहुत लोगों को उत्पन्न होता है, क्योंकि न्याय शास्त्र एक कठिन एवं नीरस सा विषय है। तो नो डाउट, एक तो थोड़ा ये कठिन भी है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आप नई सीखेंगे सब। आप भले ही 2 सेमेस्टर्स पढ़कर आए हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन इसमें आपको नए टर्म्स मिलेंगे, कुछ नए शब्द मिलेंगे। ठीक है। इसलिए वो पहली बार सुने हुए होंगे, तो थोड़ा कठिन भी लग सकता है। कुछ खंडन मंडन चलता है तो वो एकदम ऐसा लगता है इसकी क्या जरूरत सी है, ऐसा भी लग सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। प्रथम दृष्टि में उसके जीवन में कोई उपयोगिता भाषित नहीं होती, है ना। तो उपयोगिता किसकी लगती है? गणित की लगती है, विज्ञान की लगती है, कंप्यूटर आदि अन्य सब विषयों की तो जीवन में उपयोगिता समझ में आती है ना। मैथ्स की, साइंस की, कंप्यूटर की, ये सब जीवन में इम्पोर्टेंट है, पर न्याय शास्त्र की नहीं आती। लगता है कि यह सब प्रमाण, नए अनुमान, हेतु, व्याप्ति, ये सुने हैं कुछ कुछ। प्रमाण नए तो आप लोगों ने सुन रखे हैं। अनुमान कई बार लाइफ में यूज भी करते हैं, है ना, अनुमान से। हेतु, व्याप्ति, लक्षण, लक्षणाभास, साध्य, अन्वय, व्यतिरेक, अब ये सब ऐसी लग रही कोई इंडियन मिसाइल्स के नाम मैं बोल रहा हूँ, है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब कुछ नए टर्म्स हैं। बहुत अच्छा है, बहुत मजा आने वाला है अगर उस दृष्टि से देखें तो। आखिर हम क्यों पढ़ें, इनसे हमें क्या मिलने वाला है?
यही कारण है कि न्याय शास्त्र को पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत कम होते हैं। उन्हें इसकी जीवन में कोई उपयोगिता ही नहीं समझ में आती, जबकि इसकी हमारे दैनिक व्यवहारिक जीवन में बड़ी भारी उपयोगिता है। न्याय शास्त्र से तत्वाधिगम तो होता है कि नहीं होता है? जैसे कि न्याय, हमने अभी किसे कहा, न्याय की क्या परिभाषा बताई कि प्रमाण और नय से वस्तु को जाना जाए, उसे ही क्या कहा जाता है, न्याय। तो प्रमाण और नय की तत्वाधिगम में जरूर, तत्वाधिगम माने तत्वों का ज्ञान में, तत्वों की जानकारी में, तत्वों की समझ के लिए जरूरी है कि नहीं है? है। कैसे जरूरी है? कोई आचार्य का कोई रेफरेंस ध्यान आ रहा है? तत्वार सूत्र में पढ़ा था ना, जीवा जीवाश्रव बंध संभव निजरा मोक्षास तत्वम। फिर इनको कैसे जाने, इसके लिए कौन सा सूत्र आया था? तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, लेकिन तत्वार्थों को कैसे जाने, इसके लिए कितने सूत्र आए थे? प्रमाण परोक्ष। हाँ 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 हाँ। प्रमाण नैर अधिगमः, याद है ये सूत्र? हाँ प्रमाण और नय से इन तत्वार्थों का अधिगम होता है। ये अधिगम शब्द आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ। प्रमाण नैर अधिगमः, याद आया? यस सर। तो प्रमाण और नय से इनका अधिगम होता है, और प्रमाण और नय ही तो न्याय कहलाता है। ठीक है। किंतु उससे हमारी बुद्धि और वाण, देखो, तो तत्वार्थों का अधिगम तो होता ही है, ये उमा स्वामी आचार्य ने भी कहा, उमा स्वाति ने भी कहा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि तत्वार्थों की तो जानकारी होती है, प्लस उसके साथ क्या क्या होता है, हमारी बुद्धि और वाणी भी अत्यंत निर्मल और निर्दोष बनती है। ये प्रश्न आ सकता है, न्याय शास्त्र की जीवन में उपयोगिता बताइए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको लिखते जाइए, ध्यान करते जाइए क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि तत्वाधिगम होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट बना सकते हैं कि हमारी बुद्धि और वाणी भी अत्यंत निर्मल और निर्दोष बनती है। बुद्धि और वाणी और निर्मल और निर्दोष बनती है का मतलब क्या? उससे हमारे सर्व कार्य भली भांति संपन्न होते हैं। अब देखो इसको बता रहे हैं कैसे। न्याय शास्त्र हमारी बुद्धि को नाना प्रकार से एकदम निर्मल और निर्दोष बनाता है। कैसे निर्दोष बनाता है? वो बताता है कि लक्षण क्या है, क्या लक्षण नहीं है, ज्ञान क्या है, क्या ज्ञान नहीं है, ना कैसे तर्क होता है, कैसे व्याप्ति घटित होती है ना। तो इस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और आप अच्छे तरीके से तर्क कर पाते हैं, कि बुद्धि निर्मल होती है, आप समझ पाते हैं कि कौन सी चीज क्या घटेगी, ये इस पर लागू होगा कि नहीं होगा। हम सत्य असत्य, सही या गलत, एकदम सही निर्णय कर सकते हैं। तो इससे हमारी बुद्धि निर्दोष बनती है, और जब हमारी बुद्धि निर्दोष होती है, तभी हमारी वाणी भी निर्दोष होगी। यही उसकी मूल अवधारणा है, जिसे वह बार बार अच्छी तरह कूट कूट कर हमें गहराई से समझाता है। उसे किंचित भी स्वार्थ नहीं है, पक्षपात नहीं है। बुद्धि निर्मल कब बनेगी? जब उसमें दोष नहीं हो। ठीक है। और न्याय आपको स्वार्थी नहीं बनाता। अभी देखा ना आपने हरिभद्र सूरी का एग्जाम्पल, वो साफ साफ कह रहे हैं ना कि भैया मुझे पक्ष नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति की बुद्धि जो होगी वो निर्दोष होगी। ठीक है। क्यों? अब देखो, उसको ना स्वार्थ होगा, और हम विचार करके देखें तो हरिभद्र सूरी क्या थे? जन्मजात ब्राह्मण। जन्मजात ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे। और एक, अगर हम सामान्य बात करें तो एक कितना ब्राह्मणत्व का अभिमान होता है जगत में, है ना, हमारे और उनको आचार्य। कुछ ज्यादा ही था। हाँ। और इस तरीके से उनका मान गलित हुआ, वो सब कुछ हुआ, वो सब घटना आती है, वो सब आपको परिचित है, आप लोग जानते हैं। अगर उनको स्वार्थ होता, पक्षपात होता, तो वे अपना ब्राह्मण माने उस धर्म को छोड़ पाते? सोचिए, नहीं छोड़, ऐसे व्यक्ति से नहीं छूटता जिससे अपने पंथ से व्यामोह है ना, अपने जिस संप्रदाय में उसने जन्म लिया है उससे व्यामोह है। उसकी बुद्धि ने, भले ही वो ये कहे कि मैं बहुत निर्मल हूं, मैं तो नहीं, लेकिन उसकी बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती।
उसे किंचित भी स्वार्थ, पक्षपात, अंधविश्वास, ठीक है, कोई भी सुपरस्टिशन नहीं होगा, है ना। कोई कह दे इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, वो तो तर्क लगाएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, इससे होता है कि कर्म के उदय से होता है। अगर कर्म के उदय से होता है तो बाहर से होता है, बाहर वाला मतलब वो सब तरीके से सोचेगा, वो विचारशील होगा। आप देखो लौकिक पढ़ाई पढ़ने वाले भी अच्छे अच्छे माने डिग्री धारण करने वाले भी, सीए, डॉक्टर, आपको अंधविश्वासी मिल जाएंगे, है ना। बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले और खूब पैसा कमाने वाले आपको अंधविश्वासी मिल जाएंगे। उनको किस इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, बहुत बड़ी। मैं तो मुझे याद आता है, मैं मेरी जयपुर में जब मैं पढ़ता था, तो जयपुर में एक वर्ल्ड ट्रेड पार्क करके एक बहुत बड़ा मॉल उस समय खुला था, जयपुर का। और इतने बड़े मॉल में जब हम लोग बाहर से निकल रहे थे, तो एक टायर टंगा हुआ था उस मॉल पे ऊपर, और फिर एक साइड चप्पल टंगी हुई थी उसमें। तो बड़ा एकदम देख करके आश्चर्यकारी लगता है कि मैंने देखो कितने मैंने संपदा है, बौद्धिक संपदा है, बाह्य संपदा है ना, फिर भी वो अंधविश्वास से ग्रसित है कि एक टायर उनकी बिल्डिंग को बचा लेगा, है ना। अंधविश्वास, पूर्वाग्रह, ठीक है, जिसे हमने पहले ही सही मान करके बैठे हैं। नहीं नहीं, अब एक बार जो मैंने कह दिया वो ठीक है। नहीं, आप आपको ऐसा होना चाहिए कि नहीं नहीं, अगर कोई उसके अपर कोई पक्ष है तो मैं वो सुनने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपको इतना खुले दिमाग वाला एक रिसर्चर को भी, आप दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं, एक रिसर्चर को भी खुले दिमाग वाला होना चाहिए और एक लॉजिशियन को भी खुले दिमाग वाला होना चाहिए। संकीर्णता, ठीक है, नैरो माइंडेड, वो ये सब कोई भी बुद्धि दोष स्वीकार नहीं है, वो इन सब से परे होगा, ठीक है। वो बायस्ड नहीं होगा, वो सुपरस्टिशियस नहीं होगा, है ना, वो नैरो माइंडेड नहीं होगा, वो सेल्फिश नहीं होगा, है ना, वो अपने ही बिलीव्स को ही आगे बढ़ाने वाला नहीं होगा। इसीलिए आप देखिए हमारे जो आचार्य हुए हैं दोनों ही संप्रदायों में, और न्याय में तो कोई भेद भी नहीं है दिगंबर और श्वेतांबर का, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो हमारे आचार्य चाहे श्वेतांबर संप्रदाय से हो चाहे दिगंबर संप्रदाय से हो, कितने ही आचार्य ब्राह्मणत्व से जैन में कन्वर्ट हुए, कितने ही क्षत्रिय जो माने जन्म से क्षत्रिय थे परंतु वो कन्वर्ट माने उन्होंने वो स्वीकार किया, है ना। इसलिए क्योंकि इनसे सत्य का सही निर्णय नहीं होता है, वो विपरीत हो जाता है, इसलिए वो इन सबसे दूर रहते हैं। तो ये जब आप न्याय पढ़ोगे ना तो आपके अंदर भी ये चीज डेवलप हो जाएगी, तब आप भी ये समझ पाएंगे ना। इसी प्रकार हमें निष्पक्षता, उदारता, शांति, धैर्य, युक्ति, प्रमाणावलंबन आदि सद्गुणों से युक्त बनाता है, ठीक है। हम थोड़ी युक्तियों का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्हीं से सत्य का सही निर्णय होता है। पूजा को समझ में आ रहा है। अतः इस आलोक में हम भली भांति समझ सकते हैं कि न्याय शास्त्र व्यक्ति को एक ऐसा वैज्ञानिक, चेतना संपन्न, शांति एवं तार्किक बुद्धिमान मनुष्य बनाता है जो अंधविश्वास, पक्षपात, दुराग्रह, स्वार्थ, संकीर्णता आदि दुर्गुणों से कोसों दूर रहता है, ठीक है। ये हुई पहली बात मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। जो न्याय में पढ़ने वाला व्यक्ति होता है वो अपने विरोधी व्यक्ति से भी नफरत या क्रोध नहीं करता। अभी तो हम लोगों की हालत ये हो गई, नहीं नहीं हम सुनेंगे भी नहीं, नहीं नहीं हम जा। अब देखो मैंने आपको ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, हो सकता है मुझे बाद में प्रॉब्लम भी हो। अभी जो हमारे एडमिशन्स हो रहे हैं ना, मैंने आप नेक्स्ट सेमेस्टर्स के लिए, एमए के लिए, कई लोगों की इंक्वायरी है ना। उसमें एक लड़की की जो एडमिशन्स की जानकारी ले रही थी, वो कह रही थी अरे नहीं इसमें तो हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा, हमें वो भी पढ़ना। अब वो जिस संप्रदाय से है, आप सोचो, इतनी भी खुला दिमाग नहीं है कि आप अपने ही जैन समाज के दूसरे व्यक्ति क्या कह रहे हैं आप सुनने के लिए भी तैयार नहीं। कौन आपको जबरदस्ती मार करके कन्वर्ट करा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आप कितना सुनते हो, कबीरदास ये कहते हैं, सुनते हो कि नहीं सुनते हो। मैंने आप कबीर की बातें सुन सकते हो लेकिन अब दूसरी बात नहीं सुन सकते, ऐसा क्यों। आप जब दुनिया में लौकिक पढ़ाइयाँ पढ़ते हो
है ना। तब आपको सब पढ़ना पड़ता है ना, रहीम दास भी पढ़ने पड़ते हैं, तुलसीदास भी पढ़ने पड़ते हैं, कबीर दास भी पढ़ते हैं, मीराबाई भी पढ़नी पड़ती हैं ना, ये सब पढ़ते हैं ना। अच्छा, ये तो हिंदी लिटरेचर की बात हुई, है ना। इंग्लिश में आपको शेक्सपियर भी पढ़ना पड़ेगा, विलियम ब्लेक्स भी पढ़ने पड़ेंगे, है ना, और एलिजाबेथन भी पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा। और जो लॉ के पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं, ये सीए की, इसमें ये सब जैन आचार्यों ने लिखे होंगे ना ग्रंथ, क्यों, ये डेफिनेशंस जो बनाई है। लेकिन ये कितना ये मैंने, और उसने एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि उसके साधु ने, मैंने वो जिस दिन साधु महाराज से संपर्क में थी, उसने मना कर दिया कि नहीं तुम ये एडमिशन मत लो, ये लोग भी पढ़ा, ये भी पढ़ा रहे हैं, ये आचारांक के साथ समय सार पढ़ा रहे हैं, ये समय सार के साथ आचारांक भी, मैंने इस तरीके से, ये क्या हो गया है हमारे को। इसे बोलते हैं संकीर्णता। हम सुन भी नहीं सकते, हम इतने भी खुले नहीं हैं, हमारी बुद्धि। और आप देखिए, जबकि कितना आदान प्रदान चलता रहता है, जैसे समय सार ग्रंथ आदि के बारे में ही बात करें, कितने श्वेतांबर आचार्य, जैसे अरुणा जी, आपको तो पता ही होगा, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, कि इन्होंने कितना समय सार के ऊपर ग्रंथ, मैंने उनके मुक्त कंठ से प्रशंसा की है ना। कितने कितने और भी अन्य अन्य संप्रदायों में जो हुए हैं, इवन तृप्ति मैम भी बता रहे थे, वो स्थानकवासी संप्रदाय से हैं, उनके जो दादाजी थे सागरमल जी, उनकी एक शर्त होती थी कि जो भी प्राच्य विद्यापीठ शाहजहाँपुर में आते थे, उनकी दो शर्त थी, मैंने एक शर्त थी कि आपको दो ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, एक तो आचारांग और एक समय सार। तो फिर आपको जो पढ़ना है वो हम पढ़ाएंगे, अपने फिर आपको जो पढ़ना है वो हम पढ़ाएंगे, लेकिन आपको मेरे से ये दो ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। मैंने, हम इतने संकीर्ण नहीं होना चाहिए हमारे को। जब आप न्याय पढ़ेंगे ना, तो आप ये लॉजिक कर पाएंगे, है ना। आप इस अंधविश्वास से उठ पाएंगे कि नहीं मुझे तो बस अपना ही जानना है, अपना ही करना है, नहीं। हमारे आचार्यों ने अन्य मतों को भी पढ़ा। अब बिना पढ़े खंडन कैसे किया होगा, पढ़ करके तो किया होगा। आचार्य अंकलंक और निकलंक की दिगंबर परंपरा में एक कहानी आती है, वे बौद्धों के यहाँ जाकर के पढ़े, जिसमें से बाद में निकलंक को अपने प्राणों की बलि भी देनी पड़ी। अब आप सोचो ना, मैंने कि इतने, वो भी सोच रहे, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम बौद्ध हो जाएंगे। सोचो एक बौद्ध संप्रदाय में जाकर, जहाँ बिल्कुल सब बुद्धिज्म का है, वहां जाकर के रहे, पढ़ना, समय व्यतीत करना। हमारे आचार्य तो इतने संकीर्ण नहीं थे जितने हम हो गए हैं। तो जब आप न्याय पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में भी आएगा, ठीक है। आगे देखिए, आप विरोधी व्यक्ति से नफरत नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करते हैं, और उसकी बात भी शांति पूर्वक सुनते हैं। फिर तर्क और युक्ति से समीचीन परीक्षा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसकी बात सुनेंगे और फिर वो कितनी लॉजिकल है, नहीं है, इस तरीके से आप उसकी परीक्षा करते हैं। और जैसी वह है वैसी ही मानता व मनवाता है। वह विरोधी व्यक्ति से मतभेद होते हुए भी मनभेद नहीं रखना, हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतभेद होते हुए भी मनभेद नहीं रखने की महान कला सीख जाता। आप लोग समझ पा रहे हैं इस सेंटेंस का मतलब? कोई बताएगा आप में से क्या अर्थ है इसका? मैं बताइए। बताऊं, अगर हाँ कोई नहीं बताएगा। बोलिए बोलिए। मतलब मतों का अंतर हो सकता है, वो बात बहुत सिंपल सी है कि हम्म। व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, उसके अवगुणों से करनी चाहिए। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि आपका मत कोई भी हो सकता है, लेकिन आपसे मनभेद ना हो, आपसे घृणा ना हो, पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व को आदमी नकारे नहीं, बल्कि हम्म। उसे स्वीकार करे अपने मन से। मतों का भेद है, मतों का भेद तो सभी में होता है, हमारे खुद के भी दो मन होते हैं और उसके बराबर। भी दो मत हो जाते हैं। इसलिए मतों का भेद को मन का भेद बना के किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। मन का भेद होता है तो द्वेष होता है, क्रोध होता हम्म। है, राग, ये नहीं होना हम्म। चाहिए। इसका तो अर्थ क्या ये। मतभेद भले ही हो लेकिन मनभेद ना हो, क्या अर्थ है इसका? बायर नहीं हो फिर भी मैं बोलूँ सर। हाँ नहीं, इंदु जी ने अच्छा बोला। मैं ये इंग्लिश की है ना पूजा, इसलिए मैं ये, इसका मुझे डाउट था कि इसको समझ में आया कि नहीं आया। हाँ कोमल जी बोलिए। नहीं नहीं, ठीक है सर।
नहीं, इसके अलावा कुछ कहना है आपको? नहीं नहीं, सेम। हाँ, चलिए। तो मतभेद होते हुए भी मनभेद नहीं रखने की महान कला सीख जाता है। ठीक है, आजकल तो हमारा एकदम चेहरा एक दूसरे, हाँ पूजा तो मैं बता दूं, मैं तुम सुन नहीं पाए। मतभेद, मत का मतलब होता है बिलीव, मत का मतलब दर्शन भी होता है, फिलॉसफी भी होती है। तो हो सकता है तुम्हारी फिलॉसफी अलग हो, मेरी फिलॉसफी अलग हो। ठीक है, और हर व्यक्ति फिलोसोफर है फिलॉसफी की लैंग्वेज में। तो हो सकता है तुम्हारी फिलॉसफी और मेरी फिलॉसफी अलग हो, लेकिन इसके बेस्ड पर हम दोनों एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष रखने रखें, है ना, एक दूसरे का चेहरा देखना ही पसंद ना करें, है ना, मुझे पूजा पसंद नहीं है क्योंकि मेरे उससे विचार नहीं मेल खाते, है ना, इस तरीके की बातें हो जाती हैं। आपके विचार अलग हैं, मेरे विचार अलग हैं, और दोनों में तो इस ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये जब न्याय पढ़ता है ना व्यक्ति, तो उसको समझ में आता है कि मतभेद हो सकते हैं, और एक साथ मतभेद होते हुए भी एक साथ रहा जा सकता है। मुझे बहुत अच्छी एक लाइन याद आ रही है, एक अखबार आता है राजस्थान पत्रिका, यहाँ पे भी आता है। उसमें एक संपादकीय वाला जो पेज है ना, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन परमानेंट लिखी आती है। बताए, कोई बता सकता है इसी से रिलेटेड? एक तो ये है कि वो उसमें एक लाइन आती है कि आप अपने विचारों को मतलब कोई भी अपने विचारों को रख सकता है, विचारों का रखने का अधिकार सभी को है स्वतंत्र रूप से। एक हाँ, ये एक ये थोड़ा पंक्ति है। नजदीक गए लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ वो बिल्कुल से याद नहीं आ रहा है अभी एकदम एग्जैक्टली वो हाँ, याद नहीं। किसी को, बाकी सब में से किसी को याद आ रहा है? कभी देखती नहीं अखबार? खाली फोटोज देख बंद कर देती हूँ। फोटोज देख के क्या समझ में आएगा? नहीं मैं संपादकीय पढ़ती हूँ बाकी कुछ नहीं, हाँ, लेकिन संपादकीय जरूर पढ़ती हूँ क्योंकि गुलाब चंद कोठारी जी बहुत अच्छा लिखते हैं। हाँ, बहुत अच्छी लाइन है। हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन बाबू फिर भी आपको ये विचार व्यक्त करने की अभिव्यक्ति का मैं सम्मान करता हूँ। इस तरीके की पंक्ति है, मैं भी स्मृति के आधार से बोल रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल सही, ऐसी यही पंक्ति है। हाँ, आपने कितनी बिल्कुल अच्छी सही लाइन कहा, है। वो बहुत सुंदर है। यस। ना, हो सकता है कि हम आप जो कह रहे हैं उससे बिलीव नहीं करते हो, लेकिन एटलीस्ट हम बोलने तो देंगे ना, है ना? नहीं और हम सुनेंगे, ये भी बड़ी बात है ना, हाँ, आप बोलेंगे और हम सुनने तैयार हैं उसको। हाँ, यही हाँ। मतभेद और मनभेद का जो आपने बताई ये लाइन बिल्कुल उसके ऊपर सटीक बैठती है। हाँ, तो ये न्याय शास्त्र के अध्ययन से आती है। अब वो कैसा है, ये तो हम अभी उपयोगिता पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हाँ, वो जो हमने पढ़ा था वो सही था। देखो, आगे बढ़ते हैं। उसे अहंकार, उत्तेजना, आवेग आदि भी कभी परेशान नहीं करते। तो वो क्या करता है, वह सहजता पूर्वक सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान लेता है और स्वीकार कर लेता है। न्याय शास्त्र के ज्ञाता पुरुष को कभी कोई ठग भी नहीं सकता, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, जब आप न्याय पढ़ेंगे ना, तो आप एक इतने ठोस हो जाएंगे, समय सार की भाषा में कहूँ तो आप विज्ञान घन हो जाएंगे, है ना, ऐसे विज्ञान घन हो जाएंगे कि जिससे आपको कोई ठग नहीं सकेगा, कोई खरीद नहीं सकता, कोई मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि वह भावुकता, भय, शर्म जैसी अनेक दुर्बलताओं से ऊपर उठ जाता है। भावुकता भी कोई, इमोशनल होना भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, भावुक व्यक्ति सत्य को नहीं समझ पाते, वे शीघ्र ही दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, वे जीवन में बहुत जल्दी ठगाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें नहीं। आगे, न्याय शास्त्र का अध्येता कहीं पक्षपात भी नहीं करता। ठीक है, इसीलिए मैंने अभी आपको पहले ही आप हरिभद्राचार्य का वो छंद पढ़ा दिया। वो पक्षपात नहीं करता, निष्पक्षता, ठीक है, वैज्ञानिकता, धैर्य आदि ही उसके जीवन मूल्य होते हैं। वह केवल सत्य का आग्रह रखता है, उसको तो बस सत्य चाहिए। अन्य कोई व्यक्ति, देश, काल, जाति, लिंग, भाषा आदि का भी आग्रह नहीं रखता। लोग अनेक प्रकार की संकीर्णताओं में रुके रहते हैं, पर वह आकाश के समान उदार बन जाता है। लोक में व्यक्तिवाद भी बहुत छाया हुआ है, लोग उसी में बुरी तरह उलझे हुए हैं, किंतु न्याय शास्त्र का ज्ञाता पुरुष व्यक्तिवाद आदि से भी बहुत ऊपर उठ जाता है। वो वस्तुवादी बन जाता है, सत्यवादी बन जाता है। ठीक है, इसको आप लोगों ने सुना होगा,
मेरा सो खरा नहीं, है ना, खरा सो मेरा। ठीक है, ये वो उसकी ये मान्यता होती है। समझ में आया? नहीं। नहीं आया? बताओ भाई, पूजा को कोई समझाओ। मेरा सो खरा नहीं, खरा सो मेरा। टंग ट्विस्टर लग रहा है। क्या अर्थ है? आप में से किसी को समझ में आया? नहीं, इस अर्थ की व्याख्या, इस लाइन की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन आपने जिस संदर्भ में कहा है वहां से मैच नहीं कर पा रही हूँ। देखो, आप किस संदर्भ में बोल रहे हैं? न्याय शास्त्र को पढ़ने वाले को ये समझ में आता है हम्म, कि वो उसकी ये मान्यता होती है कि जरूरी नहीं है कि मैं जो मान रहा हूँ वो सब सही है। मेरा सो खरा, खरा माने अच्छा। अच्छा, खरा बोल रहे हैं आप, मुझे हरा सुन रहा था इसलिए मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। नहीं नहीं, हरा नहीं। वही मैं कनेक्ट नहीं कर पाई कि कैसे कनेक्ट किया जाए इसको। मेरा सो खरा नहीं, खरा सो मेरा, है ना। जरूरी नहीं है मैं जो मान रहा हूँ वो सही है, सही जो है वो मेरा सही जो है वो मेरा है, बिल्कुल खरा है। है। बहुत ठीक सुंदर है, लाइन है। तो वो न्याय शास्त्र का जो अध्येता होता है, अध्ययन करने वाला होता है, वो उसकी ये बिलीव, उसकी ये मान्यता होती है। ठीक है, आगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अन्य विद्याएं जीवन में उपयोगी होती हैं, उसी प्रकार न्याय विद्या भी जीवन में उपयोगी है। बल्कि एक दृष्टि से तो ये उन अन्य विद्याओं से भी अधिक उपयोगी है, माने लौकिक विद्याओं से ज्यादा उपयोगी है। कैसे? देखिए, जिस प्रकार कंप्यूटर विद्या सीखने से कंप्यूटर को उसके दोषों से बचाकर ठीक से काम करने वाले बनाए रखना आता है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर की नॉलेज रखेंगे तो आप गलत नहीं करेंगे, सही से करेंगे। आयुर्विद्या सीखने से शरीर को उसके दोषों से बचाकर ठीक से काम करने वाले बनाए रखना आता है। आयुर्विद्या का ज्ञान होगा तो बॉडी ठीक रहेगी थोड़ा बहुत, है ना। उसी प्रकार न्याय विद्या सीखने से बुद्धि को उसके दोषों से बचाकर ठीक से काम करने वाले बनाए रखना आता है। ये न्याय विद्या आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल को बरकरार रखने के लिए और बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसके लिए जरूरी है। न्याय शास्त्र पढ़ने वाले की बुद्धि में कभी कोई दोष उत्पन्न नहीं होते। ये जो ऊपर जो दोष गिनाए थे, कदाचित कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो वो उसे ठीक करना भी जान जाता है। अतः शीघ्र ठीक कर लेता है कि नहीं नहीं, देखो इसमें ये घटित नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, ये जो मान रहा हूँ ये अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा होना चाहिए था, है ना। इस तरीके से वो विचारवान बन जाता है। इस प्रकार न्याय शास्त्र हमें अपनी बुद्धि को सदैव निर्मल, निर्दोष बनाए रखने की कला सिखाता है, जो जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन का मूल आधार बुद्धि ही तो है। ठीक है, यदि हमारी बुद्धि ही मलिन और दूषित या रुग्ण है, तो अन्य तन धन घर आदि ठीक भी रहें तो हमारे किस काम के। अतः बुद्धि को निर्मल और निर्दोष स्वस्थ रखने के लिए न्याय शास्त्र अवश्य पढ़ना चाहिए। न्याय शास्त्र सत्य को जानने के साथ सत्य को ठीक कहने और सुनने या समझने की कला भी सिखाता है। अब ये दूसरी बात गई, आपकी बुद्धि और वाणी दोनों के लिए जरूरी है। तो बुद्धि के लिए कैसे जरूरी है? ठीक है, आपके इंटेलेक्चुअल के लिए कैसे जरूरी है, वो सारा डिस्कशन कर लिया, क्योंकि बुद्धि के जो दोष है उसको दूर करती है। ठीक है, अब वाणी के लिए भी कैसे जरूरी है उसको देखिए, यहाँ बताते हैं। जो जितने अच्छे न्याय शास्त्र को जानने वाला होगा, उसकी वाणी भी उतनी निर्दोष होगी। आप देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं एकदम स्पष्ट बोलते हैं, वो जो कहना चाहते हैं वो आपके दिलो दिमाग में ठीक तरीके से बैठता है। और कई ऐसे लोग होते हैं जिनके एक एक बात के चार चार मीनिंग निकलते हैं, क्या कहना चाहते हो समझ ही नहीं आ रहा है, वो बातों को घुमा रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, है ना। उनकी बात समझ नहीं आती, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं ना। आप देखिए, आप अपने सर्कल में भी ऐसे लोगों को जानते होंगे। ठीक है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको स्टेज पर जाकर के लेक्चर देना पड़े, तभी ये नहीं, इन डे टू डे लाइफ में भी, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रखना जानते हैं। ठीक है, और कई ऐसे होते हैं कि आप 15 मिनट भी सुन ले तो समझ नहीं पाते कि चाहते क्या हो आप, है ना। तो ये इस तरीके से ये वाणी का भी जो दोष है वो न्याय शास्त्र दूर करता है ना। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि निर्मल होती है तो वाणी भी उतनी ही निर्मल होगी।
देखो सिंपल सी बात इतनी सी है कि अगर बुद्धि में कोई विषय क्लियर है तो आपकी वाणी भी उतनी क्लियर होगी। और जैसे ही आपको, जैसे कई बार आपको आंसर पूछा जाता है ना, तो आप लोग इधर उधर घुमाते हो, वो जवाब नहीं दे पाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आपके दिमाग में क्लियर नहीं है। अगर वो विषय वस्तु बुद्धि में क्लियर हो तो वो जवान में भी एकदम, भाषा में भी एकदम क्लियर आती है। ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अच्छे से अपनी बात रखना सीखें, या अच्छे से निर्मल निर्दोष स्पष्ट तरीके से अपनी बात कहना रखें, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर के क्लियर हो। अगर हमारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो हमारी वाणी भी निर्दोष और निर्मल होगी। ऐसे ही लिखने के लिए भी है। एक न्याय शास्त्र का अध्येता अच्छा रिसर्चर बनेगा। और जैसे न्याय शास्त्र, इसीलिए देखो, जब आप लोग नेट का एग्जाम देते हो ना, अब इंदु जी, अरुणा जी और जो भी पूजा जी वगैरह ने दिया, या जो अब आगे भी देंगे, आपने देखा होगा उसमें लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाई जाती है। आप लोगों को पढ़ा आप लोगों ने वो चैप्टर, लॉजिकल रीजनिंग, फर्स्ट पेपर में? अभी नहीं पढ़ा, इस बार तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। हाँ चलिए। तो आपको उसमें लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ाई जाती है, और फिर इंडियन लॉजिक भी पढ़ाया जाता है, वेस्टर्न लॉजिक भी पढ़ाया जाता है। अब आप समझ रहे हो? रिसर्च के लिए तैयार करने के लिए आपको पहले लॉजिक का पार्ट पूरा कर, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाई जाती है, मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ाई जाती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी भी अलग से वो होता है ना। तो इस तरीके से एक लॉजिक अच्छा तर्क वितर्क करने वाला ही अच्छा रिसर्च कर पाता है, और अच्छे हम तर्क वितर्क करने वाला ही अच्छे से एग्जाम में लिख पाता है। आपको पता है, आप लोग के एग्जाम में भी मुझे ये देखने को मिलता है। मैं कई बार क्या पूछता हूँ, आप लोग उसको देखते ही नहीं हो, कई बार पढ़ते ही नहीं हो, और फिर अपने मन से गप्पे मारने में लगे हो, प्रवचन मारने में लगे हो। कई कॉपीज में मुझे प्रवचन देखने को मिले। और हम्म, कई कई कॉपीज ऐसी हो, मतलब जो होनी चाहिए आइडियल, एकदम जो प्रश्न पूछा है उसकी थोड़ी सी भूमिका वगैरह बनाकर तो समझ में आती है। लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा जब होता है ना, तो वो समझ में आ जाता है। तो ये बुद्धि को निर्मल बनाएगा, आपकी वाणी को निर्मल बनाएगा, प्लस आपकी राइटिंग में भी वो चीज आएगी। तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। न्याय शास्त्र के ज्ञाता मुख से दूषित वचन नहीं निकलते। वो क्योंकि वो स्वरूप, कारण, फल आदि सभी के विषय में वह युक्ति युक्त कथन करता है ना। कारणकारी व्यवस्था के बराबर जानता है, कौन किसका कारण है, वो किसका कार्य है। ठीक है, वो उस तरीके से निमित्त, उपादान वगैरह वगैरह पूरा सब कुछ समझता है। युक्ति विरुद्ध कदापि नहीं, निराधार एवं अप्रामाणिक वचन वह कभी नहीं बोलता। वह समीचीन वक्ता बन जाता है। एक अच्छा वक्ता वो है जो प्रामाणिक है। ठीक है। और एक बुरा वक्ता वो है जिसकी बात को कोई प्रमाण नहीं रूप से माने ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय शास्त्र हमारी बुद्धि और वाणी दोनों के सर्व दोषों को दूर करता है, हमें निर्दोष बुद्धि और वाणी का धनी बनाता है, जो कि हमारे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। न्याय शास्त्र के अध्ययन से हम किसी भी वस्तु के स्वरूप का निर्भांत ज्ञान करने में समर्थ हो जाते हैं। अब वस्तु का निर्णय कर सकते हैं, कारण कार्य संबंधी, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कौन किसका कारण है, कौन किसका कार्य है, वो कैसे घटित होता है, उसका नियम क्या है, ऐसा करने पर ऐसा होता है कि नहीं होता है, मेरे माथा टेकने से ये होगा कि नहीं होगा, ये धागा बांधने से होगा कि नहीं होगा, है ना, ये कानों में मिर्ची लटकाने से हो जाएगा क्या, हाथों पे ये बांधने से हो जाता है क्या, है ना। इस तरीके से वो थोड़ा लॉजिकल बन जाता है। क्या मैं अपने गले में ये रख दूंगा तो इससे हो जाएगा, मैं ऐसे करके वैसे खोलूंगा तो उससे होगा। इस तरीके से वो विचार करता है। ठीक है, कि गाय को खिलाने से होगा, कि भैंस को खिलाने से होगा, कि सुबह खिलाने से होगा, कि शाम को खिलाने से होगा, उसको गुड़ खिलाने से होगा, कैसे होगा, है ना। वो थोड़ा विचारवान बन जाता है, वो थोड़ा समझदार हो जाता है। वो कारण कार्य घटित करता है कि ऐसा होने पर ऐसा कैसे हो सकता है ना, ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस तरीके से वो विचारवान हो जाता है। कारण कार्य संबंधों को समझने में भी हमसे कहीं कोई गलती नहीं होती, तथा इससे हमारे चित्त की संपूर्ण आकुलता दूर होकर सहज निराकुलता और शांति प्रकट होती है। न्याय शास्त्र के अध्ययन से सत्य का निर्णय करना भी सरल होता है।
जिस प्रकार के तराजू आदि पैमाने हो तो वस्तुओं का मान जानना सरल हो जाता है ना। इसी प्रकार अन्य भी अनेक लाभ न्याय शास्त्र के अध्ययन से होते हैं। अतः हम सबको मन लगाकर न्याय शास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो आज ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, ताकि उसमें हम आपको बता सकें कि न्याय शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता क्या है। ये मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा इस पूरी ही बुक का, क्योंकि इस बुक में बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं, है ना। और इसके बाद भी एक बहुत सुंदर आर्टिकल है, न्याय शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता। ये आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, इंदु जी आप पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। इंदु जी हैं, अरुणा जी हैं, कोमल जी भी अच्छी रुचि रखते हैं, महाराज मैंने साहब लॉजिक लिया आप था, मैं पढ़िएगा। इंटर में मैंने लॉजिक की पढ़ाई की थी। बहुत अच्छे हैं। इंटर में मेरा एक विशेष पेपर था जो लॉजिक ही लिया था मैंने। हमें 3 हम्म। पेपर लेने पड़ते हैं ना, उसमें एक लॉजिक उसमें इंडियन लॉजिक था कि वेस्टर्न लॉजिक था? दोनों था। अच्छा अच्छा, तो मैं लेकिन पीडीएफ अभी शेयर कर कुछ दूंगा। पूछिएगा मत। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो समय हो जाता है तो वो स्मृति, ये क्यों हो जाता है वो मैं आपको बताएंगे, ये भी सब आएगा उसमें। नहीं, वो भी 40-42 साल पहले की बात है। बट ठीक फिर है भी बहुत कुछ याद आ जाता है। जब पढ़ते हो, वापस सुनते हो ना, तो चीजें याद आ जाती है। हाँ ठीक है, पूजा जी, जयदीप जी, है ना, आप इसके बाद भी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, उनको भी पढ़िएगा, मजा आएगा। जरूर। फिर कल कल बाकी और चर्चा जो है वो अपन कल और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। जय शंकर सर।